हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए एक लेक्चर लेके आए हैं, छोटा सा लेक्चर है और ये लेक्चर है रिलेटेड टू केमिस्ट्री एंड बेसिक केमिस्ट्री आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो फार्मूलाज से होती है और सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं, फार्मूले नहीं आते। और फार्मूले जब आते नहीं हैं तो फिर रिएक्शंस को हम लोगों को रटना पड़ता है, रिएक्शन देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फेस करनी पड़ती है। फार्मूले जब आ जाते हैं तो हम उसके नेचर के बारे में, चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं। एसिड क्या होता है, बेस कैसे होते हैं, साल्ट कैसे होते हैं, है ना, एस्टर कैसे होते हैं, इनको दोबारा ब्रेक करेंगे तो कौन सा आयन इसका मिलेगा। फिर रिएक्शन में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फार्मूलों को लेकर। तो फार्मूले सबसे बड़ी बात है कि नहीं आते हैं या आते हैं बहुत सारे, हम लोगों को याद भी कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर रिएक्शन में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि फार्मूले कैसे बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट किए बिना हम लोग अधिक से अधिक फार्मूलों को कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग आज काम करेंगे कि फार्मूले बनाना कैसे सीखें चुटकियों में। ठीक है, तो ये खासकर वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से केमिस्ट्री का स्टार्टअप करना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए बोर्ड है और बोर्ड के अलावा भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारे फार्मूले कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। और ये फार्मूले जो हम लोग सीख जाएंगे तो केमिस्ट्री हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर रहेगा। उन लोगों के लिए भी इस वीडियो को देखना चाहिए, उन लोगों को भी देखना चाहिए इस वीडियो को जिन्हें ऑलरेडी पहले से भी कुछ आता है, क्योंकि हो सकता है उनके लिए भी कुछ नॉलेज ये नई हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर कि हम लोग फार्मूले कैसे बनाएंगे, उसका शुरुआती कदम क्या होगा वो हम यहाँ से शुरू करें। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यही सोचकर ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, जिनको आता है वो भी अप्रिसिएट करें और जिनको नहीं आता वो तो बड़ा ध्यान से देखेंगे और नोट भी करते जाएंगे हर चीज़ को। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एटम है हमारा। एटम जो है वो क्या होता है? एटम एक अविभाज्य कण है, यानी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट्स में। तो ऐसा हमारा एक पार्टिकल होता है और इस एटम से ही हमारा सारा ब्रह्मांड की वस्तु, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बनी हुई है इस एटम से। ठीक है, एटम कैसा होता है? एटम याद रखना एक होल स्फेरिकल टाइप का एक पार्टिकल है। ठीक है, यानी कि खोखला गोला टाइप का। ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या है, रेडियस कितनी होती है? 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है। 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है, या हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो गया। अब सोचो ये कितनी छोटी रेडियस है इसकी। ठीक है, कैसे इसको अगर हम लिखें 1/10 पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा सेंटीमीटर। और 1 की पावर 10 का 8 का मतलब हो गया है कि 1 के आगे कितने 8 जीरोज हो जाएंगे। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 1 सेंटीमीटर का कौन सा 10 करोड़ पार्ट, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है आप लोग अंदाज़ा लगाइए। और उसके 10 करोड़ पीसेस कर लीजिए छोटे छोटे, उनमें से एक पीस आप देखिए कितना छोटा होगा। तो वही इसकी रेडियस होती है एटम की। देखिए एटम की रेडियस कितनी छोटी है, तो एटम कितना छोटा होता होगा। ठीक है, जो हम लोग नेकेड आई से कभी देख नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटम। अब एटम जो है बना किन चीज़ों से है? ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते भी होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनसे ये हमारा एटम बना हुआ होता है। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर? ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए एटम के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस के अंदर रहता है हमारा कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, बहुत सारी ऑर्बिट्स हो सकती हैं अलग अलग एटम में।
तो उन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं। और हर एक जो हमारी सेल है, मतलब हर एक ऑर्बिट जो हमारी है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस ऑर्बिट में कितने होंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, कितना होता है, 2n², ठीक है। ये 2n² जो फार्मूला है, इससे हम पता लगाते हैं किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करें तो 2 × n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 डालेंगे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8। ऐसे थर्ड में कितना आ जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18, और ऐसे हम लोग निकालते चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या आप समझे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों एग्जिस्ट कर गए यहाँ पे इसमें एटम के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है, ये होती है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की। सीधी सी बात है, इससे तो छोटी ही होनी है, क्योंकि ये और भी छोटा, एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। अब देखो, जो मास होता है, मास, इस एटम का जो मास है, मास ऑफ एटम, ठीक है, ये जो होता है, ये ऑलमोस्ट मास जो होता है एटम का, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, इन न्यूक्लियस, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मास जो इसका लगभग होता है वो कहाँ करता है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा के समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इसका सारा मास यहाँ न्यूक्लियस पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास होता कितना है। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, ये होता है 9.108 × 10⁻31 kg। एंड प्रोटॉन का मास होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। एंड न्यूट्रॉन का होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg। आप देख रहे होंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग बराबर है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। ये नंबर मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि ऑर्डर जब जैसा होता है, ऑर्डर 10 की पावर जो होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा वो देखिए और ज़्यादा कम होगा, काफ़ी कम हो गया। चाहो तो आप क्या करो कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे, इनका डिवाइड देंगे, तो ये लगभग आ जाएगा 1836, ठीक है, 1836। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है भाई, 1836 टाइम्स होता है। सोचो, 1836 गुना मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है उसका 1836 गुना होता है प्रोटॉन का मास। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप जानते ही है कि क्या है, इक्वल मास है, और ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में मिलेंगे ये। तो सोचो आप कि जो हमारा एटम है उसका ऑलमोस्ट मास जो होता है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस पर, ठीक है। इसका ये रीजन है, ठीक है। तो ये हो गया मास। डिस्कवरर आपको पता ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या है, डिस्कवरर कौन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के हैं हमारे कौन, थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन के कौन है, रदरफोर्ड। एंड न्यूट्रॉन के हैं चैडविक, ठीक है। ये 3 लोग डिस्कवरर थे इनके, ठीक है। प्रोटॉन के कभी कभी रदरफोर्ड की जगह आपको गोल्डस्टीन भी मिल जाएंगे कुछ बुक्स में, गोल्डस्टीन और बाकी जो फ्रेंड्स थे,
गोल्डस्टीन को इनका क्रेडिट कभी कभी कोई बुक देती भी है, और इन्होंने भी काम किया था काफ़ी प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी उसमें। तो याद रखना ये इनके मास हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि चार्ज कितना होता है, चार्ज, ठीक है। इन तीनों पार्टिकल्स पर फंडामेंटल पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो चार्ज के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चार्ज होता क्या है, क्योंकि चार्ज को जान लेंगे तो फिर काफ़ी आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। तो देखो चार्ज क्या होता है। चार्ज हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आवेश, ठीक है जी, आवेश। तो याद रखना आवेश जो होता है, आवेश किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, एक खास प्रॉपर्टी जिससे कोई फिजिकल उसके नेचर में चेंज नहीं आता है, दिखेगा नहीं। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी कैसी होती है इसको समझेंगे। प्रॉपर्टी कैसी है, जैसे हमारा मार्कर है, इस पर अगर चार्ज आ गया तो मार्कर जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, ना मोटा होगा ना पतला होगा ना कुछ और, इसका कलर चेंज हो जाएगा। मार्कर पर चार्ज आने के बाद होगा क्या, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। कैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, यानी कि हमारे छोटे छोटे कागज़ के पीसेस हैं, तिनके हैं, इनको क्या करने लगेगा, ये अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। या अदर कोई चार्ज पार्टिकल कोई दूसरा आ गया, चार्ज बॉडी दूसरी आ गई, तो उसको या तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या ये रिपल्सन फोर्स लगाने लगेगा, ठीक है। तो ये दो नेचर आ जाते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के बेस पर हम लोग ये समझ पाए कि चार्ज दो टाइप का होता है। देखो कैसा, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज आता कैसे है, तो चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी के ऊपर, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि सोडियम है हमारा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। तो इससे निकालते हैं, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नेक्स्ट में 8 आ सकते हैं, अब आगे 18 और आ सकते हैं, बट इसमें तो 2 8 10 हो गए, एक बचा, 1 हो गया। अब इसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका हम लोग बनाते हैं, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट एंड 3 ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, कोई भी एटम है वो क्या करता है कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चाहता है कि वो हो जाए। जैसे अक्री गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है उसमें क्या होती है, लास्ट सेल जो होती है वो कंप्लीट फिल्ड होती है, क्या होती है, पूर्ण भरी हुई होती है। पूर्ण भरी हुई का मतलब 8 2 18 इस तरह से हो जाए, तो क्या होता है, यही एटम चाहते हैं कि हमारी पूरी कक्षा भर जाए। ये ऐसा इसलिए होता है स्टेबिलिटी गेन करने के कारण, क्योंकि हम लोग भी होते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जॉब लग जाए, घर हो जाए, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें मिल जाएं, तो उससे पता चलता है कि हमें स्टेबिलिटी मिल गई। ऐसे ही एटम्स भी ये काम करते रहते हैं। एटम ये चाहते हैं कि, और एटम का बेसिस ये है स्टेबिलिटी का, कि उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए कि इस तरह से कंप्लीट भर जाए वो आउटर मोस्ट सेल। तो वो इलेक्ट्रॉन को लेते और देते रहते हैं। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन को उसमें डाला भी जा सकता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, एटम्स करते रहते हैं ऐसा, इलेक्ट्रॉनों को लेने का और देने का। अब कौन इलेक्ट्रॉन लेगा कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये चीज़ समझने वाली है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे हम लोग कि देखिए सोडियम है, ये क्या काम कर सकता है, या तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकता है, या क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन आउट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन को आउट करना आसान है। आउट कर देगा तो ये सेल ही खत्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट भरे हो जाएंगे सभी सेल, क्योंकि जब पहले भर जाते हैं तभी आगे फिल करना स्टार्ट होता है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से अरेंज करेगा, ये प्रॉब्लम, तो ये आउट करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन एक लूज किया इसने, ठीक है, सोडियम ने। तो क्या हुआ कि सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। ये क्या कहलाएगा, हमारा एटम है, ये सोडियम का क्या है, एटम। बट इसका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये चार्ज हो गया सोडियम, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैटायन। आयन तो बोलेंगे केमिस्ट्री भाषा में, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर आने पर उसको क्या बोलते हैं अपन, आयन बोलते हैं। पर पॉजिटिव आता है उसका नाम हम लोग रख देते हैं कैटायन, ठीक है, यानी कि धन आयन, धन आयन, ठीक है।
और ऐसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बारे में समझो, 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2 8 7। ठीक है, ये क्या करेगा, 7 या तो आउट कर दे या एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये आ जाएगा Cl1-। ठीक है, ये भी आयन हो गया, इसको हम बोलेंगे एनायन, एन आयन। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, हमें पता है, जैसे मैंने ये लिखा, कोई एलिमेंट x है, यहाँ एक नंबर होता है, यहाँ भी एक नंबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। इसको बोलेंगे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, याद रखना, कोई भी एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन हम लोग निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, अगर हमको ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तो देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बताता है ये वाला नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक जो बताएगा वो बताएगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं। पता है इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये है कि द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास में से हम लोग एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। 11Na23 को ही ले लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता है हमको, Z बताएगा, Z है ना, ये बताएगा 11 ही है। प्रोटॉन कितने हैं ये भी बता देगा, 11 है। बट न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A माइनस जेड, यानी कि A माइनस जेड, 23 माइनस 11 इक्वल टू आ जाएगा 12। तो ये क्या हो गया, हमारे न्यूट्रॉन हो गए। तो किसी भी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से निकालेंगे, इसका तरीका हम लोग सीख गए। अब इससे हम लोग मेन बात पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद या इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो देख लिया हमने कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हम लोग रोक देते हैं और ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर कितना होता है। तो देखो, चार्ज को Q से हम लोग डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज एट प्रोटॉन एंड चार्ज एट न्यूट्रॉन। जैसे मास देखा था, अभी चार्ज देखेंगे। ये होता है नेगेटिव नेचर का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इतना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। कूलॉम एक SI यूनिट है इसका, चार्ज का होता है। और CGS पद्धति में, यानी CGS यूनिट जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना ही होता है, अमाउंट सेम होता है, बट नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है, पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि जीरो चार्ज का होता है। अब बात आती है, देखिए यहाँ से कोई एटम है, ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, इक्वल होते हैं। और न्यूट्रॉन मान लो कितने भी हों, मान लो 2 है, पर इससे इसके चार्ज से कोई लेना देना नहीं। अब आप बताइए इसके पास ओवरऑल चार्ज कितना होगा, ओवरऑल चार्ज। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है और निगेटिव है, ये मैंने इसको x बोल देता हूँ। और ये देखो प्रोटॉन है प्लस 3 इंटू, इसको भी x बोल देते हैं, बट ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव, तो माइनस x बोल दिया और प्लस x बोल दिया। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो देखो -3x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एटम पर कितना चार्ज रहता है,
इसको यहाँ से ऐसे नोट कर लेंगे, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, विद्युत उदासीन होता है हमारा परमाणु, कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि कोई चार्ज इसके ऊपर रहता नहीं है। अब देखिए बात आती है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने पर या डालने पर क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही हम लोग किसी एटम से निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत अंदर रहते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालने का कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल भी आसानी से निकाले जा सकते नहीं हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर हमने किसी एटम से, मान लो कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है निगेटिव और 2 प्रोटॉन है, मान लो 3 प्रोटॉन है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो ये क्या हुआ, माइनस वाला कितना बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे और प्रोटॉन हमारे 3 थे, 3 रखे। ओवरऑल चार्ज यहाँ पर कितना होगा, 0, क्योंकि ये एटम है, कोई भी एटम हो सकता है किसी का। यहाँ देखिए ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। प्लस का 1 का मतलब क्या हो गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 0 कर रहा है, बट एक एक्स्ट्रा में प्रोटॉन है तो उसका चार्ज जो रहेगा ओवरऑल हमारे एटम पर दिखाई पड़ने लगेगा। और ये एटम कैसा हो जाएगा, मान लो कि x कोई एलिमेंट था, ये एटम x का था, बट x के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा दिखने लगेगा तो ये क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। कौन सा, कैटायन, कैटायन बताया था ना, तो ये कैटायन कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैटायन हो गया हमारा। तो इस तरह से अब ऐसे एक एटम है, इसमें मान लो 3 थे और 3 प्रोटॉन थे, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया कहीं से, तो इसके ऊपर कितने हो गए भाई इलेक्ट्रॉन, माइनस वाले 4 हो गए, प्लस वाले कितने थे, 3। प्लस वाले का मतलब प्रोटॉन है। ओवरऑल चार्ज अगर इसका हम देखें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको x बोल दें तो यहाँ भी x बोल दें तो x ऊपर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसे क्या बोला था हम लोगों ने अभी, एनायन, यानी कि ऋण आयन हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने के सिलसिले में इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेगा, समझ रहे, कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बनाएगा, निगेटिव आयन बनाएगा, एनायन। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर देगा, डोनेट करेगा, तो वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बताइए, जैसे कि 11 Na प्लस हमने लिख दिया, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ से समझो आप। देखिए इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इक्वल होते हैं, बट कहाँ, एटम में होते हैं, आयंस में नहीं। ठीक है, आयंस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वेरी कर जाते हैं, या तो कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले दे लिए जाते हैं। कोई भी अगर आयन आप देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे। मैंने बता रखा है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, और किसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वैसे तो आपको दिख रहे हैं कि 11 थे और यहाँ 12 होता था, सॉरी 23 होता है, तो 23 माइनस 11 कितना, 12 आ जाता था। बट इलेक्ट्रॉन के लिए आप रुक जाएं और यहाँ पर देखें एक पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव का मतलब क्या, आपने सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया होगा, डोनेट कर दिया होगा, तो डोनेट करने से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, एक लूज कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिए। याद रखना इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो किसी भी एटम से एक इंटीजर के फॉर्म में होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन निकाले या उसे दिए जा सकते हैं किसी भी एटम को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2.5 दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। तो ऐसे ही इंटीजर फॉर्म में होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरेबल इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर है, +-e +-2e +-3, प्लस का मतलब लिया, दिया या लिया। ठीक है, एंड ई का क्या है हमारा, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा कितना होता है आपको पता ही है, ठीक है, मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम का होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर सीखे क्या आप, ये सीखे कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट ये दिमाग में डालना है। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर, ठीक है भाई। मेटल जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, धातुएं वो इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, डोनेटर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई, यहाँ से बात ये निकल के आई, मेटल्स फॉर्म्स कैटायंस, ठीक है। मेटल जो है कैटायंस बनाएंगे, कैसे, जैसे हमें पता है सोडियम हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और किस में चेंज हो जाता है, सोडियम कैटायन में। ऐसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये क्या बनाएगा, Mg++। एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम+++, 3 कैटायन। इसके पास क्या कितना 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये मेटल का हो गया। साथ ही साथ नॉन मेटल क्या करेंगे, जो अधातुएं हैं, अधातुएं जो होती हैं वो क्या करती है, अधातुएं क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगी, यानी कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ठीक है। तो क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन जो हमारी नॉन मेटल्स होंगी, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगी तो क्लोरीन एनायन बनाएगी। ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड आयन, ठीक है। ऐसे ही हमारा मान लो नाइट्रोजन है, ये भी एक नॉन मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या बनाएगी ये, नाइट्रोजन ट्रिपल नेगेटिव आयन, यानी नाइट्राइड आयन, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो इससे क्या सीखा, नॉन मेटल्स फॉर्म्स एनायंस, क्या बनाएंगे ये, एनायंस बनाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, अगर पास में आएंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाया करते हैं। तो कौन सा फोर्स लगाते हैं, जब लाइक चार्ज हो एक जैसे, तो वो हमेशा कैसा, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, कैसा, रिपल्सन फोर्स। और अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स। ये दोनों इस तरह से, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, और ये क्या है, आकर्षण। तो बस यही खेल है सबके फार्मूले बनाने के लिए, कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज आए, जैसे कि Na+ है और Cl- के पास में आएगा तो क्या बना लेगा ये, NaCl, ठीक है जी। ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। ये क्या है, आयंस है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ये एक दूसरे अट्रैक्ट किए और क्या बना लिए, NaCl, ठीक है। तो ऐसे फार्मूले बनेंगे। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर था, ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया है, आधे घंटे से करीब हो गया होगा। तो अगले लेक्चर में बस हम लोग क्या, जो हमारी मैजिक ट्रिक है उसको सीखेंगे और बहुत सारे फार्मूले बहुत तेज़ी में बनाने लगेंगे। बस आप लोग क्या करें कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें और साथ ही साथ जितनी बातें बताई उनको नोट करते जाएँ, जितनी लिखी हैं बोर्ड पे स्क्रीनशॉट लेकर उनको नोट भी करते जाएँ। और अगले वीडियो हम मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ और दनादन फार्मूले बनाएंगे हम लोग, ठीक है। फटाफट फार्मूले इसको सीख लें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वेट कीजिए, पढ़ते रहिए, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।